आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। मैं लेकर आया हूँ आज उत्तराखंड की सबसे अंतिम जनजाति के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अभी तक हम उत्तराखंड की 4 जनजातियों की प्रमुख वीडियो सीरीज पढ़ चुके हैं। तो आज है हमारे पास उत्तराखंड की सबसे छोटी जनसंख्या वाली जनजाति, जिसे राजी कहा जाता है। और यह छोटी इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय से ही ये लोग वनों में निवास कर रहे हैं। वनों में निवास करने के कारण, चिकित्सा सुविधा न होने के कारण इन लोगों में महामारियां फैली और धीरे धीरे करके इनकी जनसंख्या में गिरावट आ गई। तो इन कारणों की वजह से आज उत्तराखंड में इस जनजाति को विलुप्त प्राय जनजाति भी कहते हैं। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक पेज और ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज की राजी जनजाति और अंत तक देखिएगा। इस राजी जनजाति से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम को बहुत सहायता होगी। और वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो हम पढ़ने वाले हैं राजी जनजाति के बारे में। राजी जनजाति का यदि हम निवास की बात करें या कहाँ ये लोग रहते हैं या कौन ये लोग थे, कहाँ से आए, किस प्रकार की बातें की जाती है, तो हम बात करते हैं राजी जनजाति की। तो विद्वानों के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार इनका कहना है कि राजी जनजाति जो है कोल और किरातों के ही वंशज हैं। हो सकता है कोल और किरातों के वंशज, क्योंकि इनकी भाषा अभी भी मुंडा भाषा टाइप है। क्योंकि इनके जो भाषा है, भाषा में संस्कृत और तिब्बती भाषा के शब्द अधिकांश मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि विद्वानों के अनुसार ये जो राजी जनजाति है, इन्हें कोल और किरातों के वंशज माना गया है। कोल और किरातों के वंशज के साथ साथ अगर बात करें ये लोग हैं कौन, तो ये लोग प्रॉपर हिंदू राजपूत हैं और स्वयं को रजवार मानते हैं। तो रजवार लोग, हिंदू राजपूत ही राजी जनजाति कही जाती है। जबकि इनके आवास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं, रौत्युड़ा कहते हैं। आवासों को रौत्युड़ा कहते हैं। और इन लोगों की बहुत ही खास विशेषता है कि ये काष्ठकला में बहुत ही निपुण होते हैं, यानी लकड़ी की कलाकारी में बहुत कुशल लोग ये होते हैं राजी जनजाति। और बोली की मैंने बात की तो बोली इनकी मुंडा है। मुंडा बोली में तिब्बती और संस्कृत भाषा का मिश्रण पाया जाता है और इन्हीं भाषाओं के शब्द इनके भाषा में अधिक पाए जाते हैं। तो आइए कुछ विशेष और जान लेते हैं कि 66% इनका निवास पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ के अलावा ये नैनीताल, चंपावत आदि क्षेत्रों में भी पलायन कर चुके हैं और उधम सिंह नगर में भी पलायन कर चुके हैं। तो इनका यदि निवास की बात करें, पिथौरागढ़ में 66% के आसपास ये लोग होते हैं। और डीडी हाट और धारचूला, जो कि पिथौरागढ़ के 2 विकासखंड है। पिथौरागढ़ के इन 2 विकासखंडों में इनका अधिकांश निवास पाया जाता है। और निवास की बात करें तो कुल अभी ये मात्र 7 गांव में निवास करते हैं। यानी 7 ऐसे गांव हैं इनके जहां पर इन राजी जनजातियों का निवास है। अदरवाइज अन्य गांव में नहीं है। जबकि पिथौरागढ़ में तो कई गांव हैं। तो डीडी हाट और धारचूला में ये लोग होते हैं और नगरों से दूर ये वनों में इनके गांव हैं। राज्य में बात करें तो राज्य में न्यूनतम संख्या है इनकी, बहुत ही कम संख्या है। विलुप्त प्राय प्रजाति है। यानी उत्तराखंड में यदि कहें तो विलुप्त प्राय जनजाति कौन सी हो जाएगी? राजी जनजाति। और राजी जनजातियों से रिलेटेड एक बात यह है कि इन्हें बनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। बनरौत और वन का राजा यानी जंगल का राजा कहने के पीछे का कारण है कि ये लोग आम समाज से काफ़ी दूर रहते हैं और वनों में निवास करते हैं। इसलिए इन्हें वनों का राजा या जंगलों का राजा हम कह देते हैं। बनरौत का मतलब भी यही होता है, तो वनों में रहने वाले रजवार लोगों को ही बनरौत कह दिया। अब 1967 में आदिम जनजाति में इन्हें शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड की प्रथम आदिम जनजाति कौन सी हो जाएगी? राजी जनजाति। जबकि हमने इससे पहले वाले बोक्सा में भी बात की थी कि 1981 में उन्हें भी आदिम जनजाति घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड में आदिम जनजाति के रूप में मात्र 2 ही हैं, जबकि कुल जनजातियां 5 हैं। और 1967 में इन्हें घोषित किया गया और 1981 में बोक्सा जनजाति को किया गया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ खास बातें और जान लेते हैं। जैसे इनके गांव के बारे में, कितने गांव हैं,
क्योंकि इनके गांव मात्र 7 ही है। तो इन 7 गांव के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन से गांव हैं और कहाँ ये लोग निवास कर रहे हैं। गांव के नाम है जैसे चिफलथड़ा, एक गांव है चिफलथड़ा, दूसरा गांव है किमखोला, तीसरा गांव है चौराड़ी, चौथा हो गया जमतड़ी, पांचवा गांव हो गया कनाकन्याला और छठवां हो गया मानगोथा विखा। तो ये 7 गांव हैं जिन गांव में ये लोग अभी निवास कर रहे हैं। और स्पेशल नोट हम ये जानकारी रखेंगे कि इनकी जनसंख्या घटने के पीछे का कारण है कुपोषण। जब दूर जंगलों में ये लोग रहते हैं तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण ये कुपोषण से खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें उत्तराखंड की एक प्रकार से विलुप्त प्राय प्रजाति कहा जाता है, जो कि लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसे भी हम इम्पोर्टेंट करके याद रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं इनके विवाह से संबंधित। इनके विवाह में बड़ी खूबसूरत परंपराएं हैं, वह भी जान लेते हैं क्या क्या है। तो इनका जो विवाह होता है उसे पलायन विवाह कहते हैं। पलायन विवाह का मतलब है कि घर जमाई प्रथा टाइप की, मतलब कि लड़का जो है लड़की के घर जमाई भेजा जाता है। तो घर जमाई के रूप में जो विवाह होता है उसे पलायन विवाह कहते हैं। और विवाह अधिकांश इन जनजाति में जो है 2 परिवारों के मध्य समझौते से होता है, यानी पसंद की कोई बात ही नहीं है। 2 परिवारों में समझौता होगा और समझौता के बाद विवाह कर लिया जाएगा। और कहीं कहीं वधू मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। वधू मूल्य प्रथा का मतलब होता है कि वधू की बोली लगाई जाती है, उसके पश्चात विवाह करा दिया जाता है या 2 परिवार के बीच आपस में समझौता हो जाता है, उसके पश्चात पलायन विवाह कर लिया जाता है। हालांकि वर्तमान में ये प्रथाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि वे लोग भी आम समाज से जुड़ने लगे हैं। इस वजह से ये जो प्राचीन प्रथाएं हैं ये धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अच्छा, कुछ विवाह से पूर्व की कुछ प्रथाएं हैं। जैसे विवाह से पूर्व कुछ प्रथाएं हैं जिसे सांगजांगी प्रथा भी कहा जाता है। एक होती है पिठा संस्कार। पिठा संस्कार का मतलब है लड़की को पिठाई लगा करके पहले ही विवाह के लिए चुन लेना। तो पिठा संस्कार तो ये तो कुमाऊनी गढ़वाली सभी जगह होता है, पिठाई संस्कार जिसको बोलते हैं। और ये पिठाई संस्कार इनमें भी होता है जिसे पिठा संस्कार कह देते हैं। तो ये थी इनके विवाह से संबंधित खास बात, जिसमें पलायन विवाह होता है। हमने अभी तक जितनी भी जनजातियां पढ़ी हैं उन सभी में विवाह की अपनी अपनी प्रथाएं हैं। इसीलिए ये जनजाति यूनिक होती है, बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं, आम समाज से अलग होते हैं। इनकी अपनी धारणाएं होती हैं, अपने विचार होते हैं, ये आम समाज की विचारधारा से परे होते हैं। इसलिए ये जनजाति हैं और समाज से दूर रहते हैं। एक बात और याद रखेंगे इनके विवाह से संबंधित कि तलाक लेने और देने का जो प्रचलन है वो दोनों के दोनों में होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों को यह अधिकार दिया गया है। और साथ ही साथ पुनर्विवाह का भी समान अधिकार इन लोगों को दिया गया है। यानी स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से, यदि उसे अपना जीवन साथी पसंद नहीं आता है तो वो इच्छा से तलाक भी दे सकते हैं और पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत प्रथा है, यानी यहाँ पर स्त्री पर किसी भी प्रकार का दमन नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं इनके धार्मिक प्रथाओं पर। धार्मिक प्रथाएं में इनका जो प्रमुख देवता होता है वह होता है बागनाथ। बागनाथ इनका बहुत प्रमुख देवता है, जबकि बागनाथ का मंदिर बागेश्वर में है। तो ये बागेश्वर में पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये अभी रहते तो पिथौरागढ़ में है, लेकिन ये बागनाथ को बहुत पूजते हैं, इनका प्रमुख देवता है। त्यौहार की बात करें तो गोरा अट्ठावली इनका प्रमुख त्यौहार हो जाता है। साथ ही साथ ये कर्क और मकर संक्रांति को भी अपना प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाते हैं। कर्क और मकर संक्रांति दोनों संक्रांति को ये मनाते हैं। और गोरा अट्ठावली इनका एक प्रमुख त्यौहार भी है, ये याद रखें, बहुत बार प्रश्न बन चुका है। गोरा अट्ठावली किसका प्रमुख त्यौहार है? तो ये प्रमुख त्यौहार किसका हो जाएगा? राजी जनजाति का। अन्य देवताओं की बात करें तो गणनाथ, मलयनाथ, छुरमल देवता और मल्लिकार्जुन। ये मल्लिकार्जुन कई बार प्रश्न बन चुका है कि मल्लिकार्जुन किसका देवता है? राजियों का देवता है, यानी राजी जनजाति का देवता कौन सा हो गया? मल्लिकार्जुन। बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हो गया। छुरमल देवता भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब देवता जितने भी सारे हैं ये इम्पोर्टेंट ही हो जाएंगे, कम भी हैं और बहुत खास हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ से याद करेंगे हम कि जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाए उस स्थान को ये लोग त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं।
अर्थात कि जिस स्थान पर उनके परिजनों की मृत्यु हो जाती है उस स्थान को छोड़ देते हैं और वहाँ से अन्य स्थानों में पलायन कर लेते हैं। तो ये थी इनकी कुछ धार्मिक प्रथाएं और धार्मिक बातें। आइए कुछ और जान लेते हैं। जैसे इनका एक डांस बहुत ही प्रमुख है जिसे रिंग डांस कहते हैं, यानी थड़िया नृत्य की तरह करते हैं ये लोग और रिंग डांस कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिंग डांस। और रिंग डांस में जो नृत्य करते हैं वो बहुत खास होता है। तो रिंग डांस इनके द्वारा किया जाता है। यदि कृषि की बात करें तो कृषि इन लोगों के द्वारा झूम कृषि की जाती है। अब झूम कृषि के पीछे का कारण यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि ये लोग मृत्यु के बाद, किसी की मृत्यु के बाद, परिजन की मृत्यु के बाद उस स्थान को छोड़ देते हैं। भाई अगर दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर खेती करने के लिए कुछ वनों को काट करके ये लोग अपना खेती प्रारंभ करते हैं, इसीलिए झूम खेती कहलाती है। एक स्थान से जा करके दूसरे स्थान में कृषि कर लेना। तो ये थी इनके डांस और इनके कृषि से रिलेटेड बातें। एक बहुत ही प्रमुख एक प्रथा है इनमें, इतनी खूबसूरत प्रथा कि आप देखते ही कहेंगे कि वाह क्या कमाल की प्रथा है। और ये प्रथा, इसे कहा जाता था मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। एक अनोखी प्रथा है और ये प्रथा उत्तराखंड के 5 जनजातियों में से मात्र इसमें है, जो बहुत ही ज़्यादा खास है। ये होता क्या है, दरअसल सहयोग लेने और देने की एक अनोखी प्रथा है। अब सहयोग लेना और देना किस प्रकार से करते हैं कि यदि किसी राज्य जनजाति के व्यक्ति को कोई सामग्री चाहिए तो वे लोग क्या करते हैं कि दूसरे राज्य जनजाति के परिवार के आगे उस सामग्री की कुछ निशानी रख देते हैं, या कुछ इनका काष्ठ का कला होती है, काष्ठकला होती है, तो काष्ठकला में कुछ रख करके उस सामग्री को रख करके उनके घर के आगे रख देते हैं रातों रात। उसके पश्चात होता क्या है कि जब वह घर का जो मालिक है वह सुबह देखता है उस निशानी को, तो उसे महसूस हो जाता है कि कोई मुझसे सहायता मांग रहा है। वो क्या करता है, अगली रात को उसी स्थान पर उसी निशानी के साथ उस सामग्री को रख देता है। अब उसके पश्चात वह उसी रात्रि को आता है जिस रात्रि को वह रखता है और सामग्री को लेकर के और निशानी लेकर के अपना घर चले जाता है। इससे होता क्या है कि जो मांगने वाला है उसे मतलब एक प्रकार से जोर ज़बरदस्ती से नहीं मांगना पड़ेगा और देने वाले की भी जब इच्छा होगी, जितनी इच्छा होगी वह उतना ही देगा और लेने वाले की सहायता हो जाती है और देने वाले की इच्छा पूरी हो जाती है। इस प्रकार से ये खूबसूरत जो प्रथा थी मूक विनिमय प्रथा, ये मूक विनिमय प्रथा इन राज्य जनजातियों में पाई जाती है। तो ये है हमारी राज्य जनजाति से रिलेटेड एक मास्टर वीडियो जिनका कि 66% निवास डीडी हाट और धारचूला में होता है। अब बात आती है कि भाई अगर इसमें से प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए कि राज्य जनजाति से आपके लिए उत्तराखंड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप कौन कौन से हाइलाइट्स को याद रखेंगे, क्योंकि सभी कुछ तो नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम हो सकता है कि एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे, लेकिन उनमें से क्या क्या हम याद रख सकते हैं। सबसे पहला होता है, इन लोगों का जो क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है काष्ठकला में निपुण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इनका जो घर होता है रौत्युड़ा, ये बहुत खास है, रौत्युड़ा कहते हैं, और भाषा मुंडा, क्योंकि अभी तक किसी भी जनजाति में ये मुंडा भाषा नहीं है। आइए कुछ इधर से भी बताते हैं कि कौन सा खास है। एक तो ये पूछा जाएगा कि भाई आदिम जनजाति कब घोषित किया गया। आदिम जनजाति किया गया 1967 में, और इनको वनरौत और जंगल का राजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। रिंग डांस एंड झूम कृषि, ये भी याद रखेंगे। विवाह में आप केवल पलायन विवाह याद रखें, घर जमाई प्रथा एक प्रकार की, और समझौते से क्या होता है, विवाह होता है, ये बात होगी। धार्मिक प्रथाएं में बागनाद याद रखें, और देवताओं में इनका गोरा अट्ठावली, प्रमुख त्यौहार में गोरा अट्ठावली, छुरमल देवता, इस प्रकार से याद रखें। बाकी अगर इनके गांव की बात करें तो 7 के 7 गांव याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनमें से हो सकता है कुछ गांव पूछ ले तो आप एक मोटी नज़र से इन्हें देख सकते हैं, उसके पश्चात थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा। यानी अगर हमने पढ़ा हुआ है तो एग्ज़ाम में हम लगभग चांस होता है कि 99% सही करके आएँ। और जनसंख्या घटने का कारण आप याद रखेंगे, जिसे कहा गया है कुपोषण, और कुपोषण के पीछे का कारण ये है कि इनमें किसी प्रकार के कुपोषण यानी बीमारी होगी और उनका समय से इलाज न हो पाना,
और अंत में याद रखेंगे मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। तो ये थी खूबसूरत वीडियो आज की। हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद हमारी एक इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज आने वाली है, उसके लिए भी इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का पहला नोटिफिकेशन ओनली आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।